वेलकम बच्चों। आज हम लोग एक नया चैप्टर काइनेमेटिक्स शुद्ध गति की पढ़ेंगे। इसमें पहला जो चैप्टर है वो है सरल रेखीय गति, मतलब एक सरल रेखा में गति। उसको समझने के लिए पहले हम निर्देश फ्रेम या फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो एक ऐसा निकाय जिसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति और उसकी गति का निर्धारण किया जाता है निर्देश फ्रेम कहलाता है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीन जो है वो स्थिति अक्ष, और साथ में चूंकि उसकी गति का अध्ययन करना है तो साथ में समय अक्ष के बारे में भी हम बात करते हैं। निर्देश फ्रेम दो प्रकार के होते हैं, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम और अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। तो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें तीन स्थित सदिश और एक समय सदिश का निकाय है, और यह निकाय स्थिर अवस्था में होता है या एक समान गति की अवस्था में होता है। तो ऐसा एक्स वाई जेड फ्रेम जो एक समान गति से चलता है या स्थिर अवस्था में होता है वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। जैसे अगर किसी रेलगाड़ी में हम जा रहे हैं और वो रुकी हो या एक समान गति से चल रही हो, तो यह आपका जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाएगा। इसमें न्यूटन के नियम पूरी तरीके से लागू होते हैं। न्यूटन के नियम से तात्पर्य जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से, अथवा न्यूटन के गति का प्रथम नियम कि कोई वस्तु अपनी स्थिति में स्वतः परिवर्तन नहीं करती है, उस पर वायवल लगाना पड़ता है, तमाम इस तरह की बातें। तो ये आपके जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में पूरी तरीके से लागू होती है। अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम में भी तीन स्थिति और एक समय अक्ष के रूप में समझा जाता है, लेकिन यह त्वरित गति में होता है। तो ऐसी रेलगाड़ी या ऐसा कोई सिस्टम जो त्वरित गति कर रहा हो उसे हम अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं, और इसमें हम डायरेक्ट न्यूटन का नियम लागू नहीं कर पाते हैं, और अगर इसको हमें न्यूटन का नियम लागू करना है तो हमें इस पर एक छद्म बल या सूडो फोर्स लेना पड़ता है। आइए एक और कॉन्सेप्ट सीखें हम लोग, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास। काइनेमेटिक्स या शुद्ध गति की समझने के लिए बिंदु वस्तु विचार क्या है कि हम वस्तु को बिंदुवत लेते हैं। कब लिया जाता है? जब वस्तु द्वारा चली गई दूरी बहुत ज़्यादा हो और वस्तु का आकार उसके कंपेरिजन में बहुत कम हो। जैसे यहाँ से सुल्तानपुर से अगर इलाहाबाद की दूरी हम ले रहे हैं तो मेरा आकार इस दूरी के संदर्भ में बिंदुवत माना जा सकता है। तो बिंदु वस्तु कब ली जाती है? जब उसके द्वारा चली गई दूरी उसके आकार की तुलना में बहुत अधिक होती है। आइए गति के संदर्भ में कुछ और बातें सीखें। जैसे एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति क्या होती है। वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन। तो निर्देश तंत्र में एक्स वाई जेड तीन एक्सिस थे। अगर समय के साथ कोई एक बदल रहा है और शेष दोनों नहीं बदल रहे हैं तो ऐसे निर्देश तंत्र को इस तरह की गति अगर हो रही है तो हम एक विमीय गति कहते हैं। और समय बीतने के साथ कोई दो बदल रहा हो, एक न बदल रहा हो, एक्स वाई बदल रहा है, पता लग रहा है जेड नहीं बदल रहा है, तो इस तरह की गति जो होती है वो द्विविमीय गति कहलाती है। त्रिविमीय गति में समय के साथ साथ एक्स वाई जेड तीनों बदलते हैं, तो इस प्रकार की गति त्रिविमीय गति कहलाती है। आइए कुछ और उदाहरण देते हुए बात हम समझाएं। गति के संदर्भ में हमें सीखना है तो गति के अध्ययन के लिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सबसे पहले दूरी। तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गए पथ की वास्तविक लंबाई जो होती है वो दूरी कहलाती है। जैसे आप देख रहे हैं इस संलग्न चित्र में, इस चित्र में आप देखिए तो यहाँ पर एक पथ दिखाया जा रहा है जो बैगनी रंग का है। ये देखिए वास्तविक दूरी चली गई है, तो ये आपकी वास्तविक पथ जो होता है ये आपका उस गति के लिए दूरी कहलाता है। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है। विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति, देखिए इसमें डॉटेड लाइंस दिखाया गया है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। और चूंकि इसमें दिशा भी सम्मिलित हो जाती है तो एक सदिश राशि है, इसका मात्रक
मीटर होता है। दूरी चूंकि एक अदिश राशि है तो सदैव धनात्मक होती है। गति अगर हो रही है तो धनात्मक ही दूरी ली जाएगी, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य तीनों हो सकता है। परिभाषाओं के क्रम में हमने दूरी और विस्थापन समझा। चाल समझते हैं, स्पीड। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है। चाल एक अदिश राशि है, उसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। सूत्र इसके लिए ध्यान दे देंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। सिंबल से कहेंगे चाल को हम v से दिखाते हैं, इक्वल टू s बाई टी। s फॉर डिस्टेंस, दूरी, और t के लिए, समय के लिए t। चाल यहाँ पर आप देखेंगे दो प्रकार की, एक औसत चाल, दूसरा तात्कालिक चाल। औसत चाल माने एवरेज स्पीड। तो किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी तथा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। वी एवरेज, वी एवरेज देखिए दिखाया गया है, सफिक्स में एवी लिखा गया है, औसत से तात्पर्य है। डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तात्कालिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा अनंत सूक्ष्म समय अंतराल में जो तय की गई दूरी होती है और समय के अनुपात को तात्कालिक चाल कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, जो मोटरसाइकिल या कार का स्पीडोमीटर होता है वह उस समय आप किस वेग से चल रहे हैं तात्कालिक चाल को प्रदर्शित करता है, औसत चाल को नहीं। एक समान गति हो रही है तो वहां पर औसत चाल और तात्कालिक चाल सदैव बराबर होती है। असमान चाल में तात्कालिक चाल अलग होगी और औसत चाल अलग आएगी। वेग, तो चाल एक अदिश राशि था, आपने समझा होगा, दूरी बटा समय होता है। वेग लेकिन सदिश राशि है। एकांक समय में गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक भी विस्थापन मात्रक मीटर, समय मात्रक सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड ही होता है। वेग विस्थापन बटे समय, और ये वेक्टर क्वांटिटी देखिए ऊपर एरो दिखा रखा है मैंने, v इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल टी। वेग भी दो प्रकार के, औसत वेग तथा तात्कालिक वेग। औसत वेग माने कुल विस्थापन बटा कुल समय। किसी गतिशील वस्तु द्वारा कुल विस्थापन तथा कुल समय अंतराल के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। v एवरेज बराबर डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तात्कालिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जब समय अंतराल अनंत सूक्ष्म हो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो विस्थापन तथा समय के अनुपात को तात्कालिक वेग कहते हैं। v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। इसको हम, चूंकि समय अनंत सूक्ष्म है, तो ds बाई डी टी अर्थात विस्थापन के प्रथम अवकलन द्वारा, विस्थापन के समय के सापेक्ष प्रथम अवकलन द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। गति के कुछ और प्रकार समझें। एक समान गति, तो आपको समझना चाहिए कि अगर समान समय अंतरालों में समान दूरी तय की जा रही है तो इस प्रकार की गति एक समान गति कहलाती है। इसको ग्राफ से भी हम आगे बताएंगे आपको कैसे प्रदर्शित किया जाता है। असमान गति में आपको समझना यह है कि यदि गतिशील वस्तु समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करे तो वस्तु की गति असमान गति कहते हैं। असमान गति के लिए औसत वेग का कॉन्सेप्ट अलग अलग न्यूमेरिकल के रूप में आपसे पूछा जाता है। आपको उसको अच्छे तरीके से करना आना चाहिए, और बेसिक कॉन्सेप्ट वही है जो औसत वेग के लिए बताया था, कुल विस्थापन बटा कुल समय। तीन स्थितियों में इसको हम क्लियर करेंगे आपको। प्रथम स्थिति दिखाई पड़ रही होगी, यदि गतिशील वस्तु समानांतरालों T1, T2 तथा T3 में क्रमशः विस्थापन S1, S2 तथा S3 तय करते हो तो वस्तु का जो औसत वेग होगा कुल विस्थापन, पहला विस्थापन S1, S2, S3, इनका सदिश योग कर लेंगे बटे कुल समय T1, T2, T3, तो ये औसत वेग का पहली स्थिति में फार्मूला आ जाएगा। दूसरी स्थिति पर अगर आप ध्यान दें तो यदि वस्तु समानांतराल T1, T2 तथा T3 में क्रमशः वेग V1, V2 तथा V3 से गति करे तो औसत वेग के लिए आपको पहले समानांतराल, दूसरे समानांतराल, तीसरे समानांतराल में विस्थापन निकालना पड़ेगा। पहला विस्थापन V1 T1, दूसरा विस्थापन V2 T2 और तीसरा विस्थापन
V3 T3 हो जाएगा। तो इस प्रकार तीनों विस्थापन V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 बटे टोटल समय T1 प्लस T2 प्लस T3, इस तरीके से आप द्वितीय स्थिति में औसत वेग की गणना कर पाएंगे। तीसरी स्थिति में अगर आप ध्यान दें कि वस्तु द्वारा S1, S2 और S3 विस्थापन क्रमशः V1, V2 और V3 वेग से तय किया जाए तो वस्तु का औसत वेग, फार्मूला वही, कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो कुल विस्थापन S1 प्लस S2 प्लस S3 हो जाएगा। जबकि समय देखेंगे अगर आप तो S1 बाई V1 ये पहला समय, S2 बाई V2 ये दूसरा समय और S3 बाई V3 ये तीसरा समय आएगा। और तीनों समय का योग करेंगे तो आपका औसत वेग के लिए फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न द्वारा इस औसत वेग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न है आपका, एक वस्तु किसी दूरी के आधे भाग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष आधे भाग को 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से तय करे तो कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए पहला आधा भाग माने S, दूसरा आधा भाग फिर S, तो दूरियां S1 और S2 दोनों ही S ली गई, कुल दूरी हो गई 2S। तो पहला आधा माने S, दूसरा आधा माने फिर S। और V1 जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा और V2 जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम जानते हैं औसत चाल के लिए फार्मूला जो आपका था V एवरेज कुल दूरी बटा कुल समय, S1 प्लस S2 अपॉन S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2। S1 S2 की वैल्यू रख दें SS और S1 की जगह S, V1 की जगह 40, S2 की जगह भी S, V2 की जगह 60। दोनों का हम अगर एवरेज ले लेंगे तो आप देख लें यहाँ पर 120 आएगा, 120 S यहाँ गलत लिखा हुआ ध्यान दे दीजिएगा। तो नीचे 5S आ गया, ऊपर सॉल्व कर देंगे तो SS कट जाएगा और ये आपका एक S नीचे एक्स्ट्रा लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक चूक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पर एवरेज जो आ जाएगा वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। आइए औसत वेग, समान वेग, असमान वेग, ये सारी चीज़ें जानने के बाद त्वरण के बारे में सीखते हैं हम लोग। त्वरण माने एक्सीलरेशन। किसी गतिमान वस्तु द्वारा वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर हो जाएगा वेग परिवर्तन बटा समय। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण भी दो प्रकार की तरीके से हम समझ सकते हैं, एक औसत त्वरण और दूसरा तात्कालिक त्वरण। औसत त्वरण का मतलब कुल वेग परिवर्तन बटा कुल समय। त्वरण को ए से दिखाते हैं तो ए एवरेज बराबर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे अंतिम समय बटे माइनस प्रारंभिक समय। तो इस तरह से डेल्टा वी बाई डेल्टा टी से हम औसत त्वरण निकालते हैं। जबकि तात्कालिक त्वरण ए अनंत सूक्ष्म समयांतराल में वेग परिवर्तन की समय दर होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, लेकिन डेल्टा टी टेंड्स टू 0। देखिए यहाँ लिमिट का केस लगाया गया है और इसको हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी के टर्म में कह सकते हैं। लेकिन यहाँ हम जानते हैं वेलोसिटी बराबर ds बाई dt थी। तो अगर हमने यहाँ पर v की जगह ds बाई dt सब्स्टिट्यूट कर दिया तो a बराबर d बाई dt ऑफ ds बाई dt, जिसको हम डबल डिफरेंशियल ऑफ डिस्प्लेसमेंट d स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपने आज कई सारी परिभाषाओं को देखा समझा और उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी। नोट्स में इसको बाकायदा लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए। औसत वेग पर तमाम तरह के सवाल भी मिलेंगे आपको। अच्छे से इसको देखिए, समझिए, रिवाइज करिए। वीडियो के रूप में आपको ये मिल जा रहा है और नोट्स के रूप में डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। इसको अच्छे से तैयार करिए, अभ्यास करिए। अगले लेक्चर में हम लोग ग्राफ विधि से एक समान गति, असमान गति और तमाम सारी बातों को सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए, घरों में रहिए। बाहर निकलने की जब विशेष स्थिति आती है तो मास्क का जरूर प्रयोग करें। स्वस्थ रहिए, घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए।